आप जिससे बात कर रहे हो वो सेक्स वर्कर की बेटी है। घर के परेशानी से हम डांस करना शुरू किए। निमन से मेरा शौक था डांस करने का। पहले तो मुझे ठोकेंगे फिर अंदर करेंगे, और मुझे ठोकेंगे ये किसी को नहीं पता चलेगा कि मुझे कोई ठोक के चला गया। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। कहते हैं कि हर इंसान अपने किरदार का लिखने वाला खुद होता है, लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो अपनी किस्मत का जो लिखावट है वो तकदीर से नहीं बल्कि हिम्मत से लिखते हैं। आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनकी पैदाइश हुई एक रेड लाइट एरिया में, लेकिन उस पेशे में वो नहीं उतरी। उस रेड लाइट एरिया को उम्मीदों से भरा बनाने की जिम्मेदारी संभाली। नाम है बेटा, आगे नसीमा जाम लग खातून, जाएगा नहीं तो। जिनका ये कहना है कि धंधे वाली की बेटी हूँ लेकिन धंधे वाली नहीं, तो सोच समझ कर बात करना। नसीमा खातून की ये कहानी आज हम आपको बताएंगे, खुद नसीमा खातून के जुबानी की किस तरीके से रेड लाइट एरिया में 21 साल तक रही, एक सेक्स वर्कर की बेटी होने के बावजूद वहां से निकली, उस पेशे में ना आकर के अपना एक अलग पेशा बनाया, पूरे समाज से, पूरे सिस्टम से, नेता से लेकर के पुलिस तक के सबसे लड़ी, आगे आई और कईयों की जिंदगी को बदला। नसीमा खातून एक सोच, एक आवाज, एक उम्मीद, एक बदलाव। नसीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि फिलहाल जिस एरिया में हम मौजूद हैं, नसीमा खातून जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, ये पूरा इलाका जो है वो पहले रेड लाइट के एरिया के नाम से जाना जाता था। यहाँ वही पेशा चलता था, धंधे काम हो रहा था, सेक्स वर्कर और उनके बच्चे यहीं रहते थे। तमाम जो एरिया अभी आप खुला देख रहे हैं, इन इलाकों को जो कहा जाता है कि घेराबंदी करके रखा जाता था। कई लोग होते थे यहाँ पर जो इसको पर्दे में रखते थे, वो चाहे नेता हो, पुलिस हो, वो शख्स हो जो जिसने इस पूरे एरिया को बनाया हो। लेकिन नसीमा खातून यहाँ से बाहर निकलती हैं और फिर समाज की जो सोच है वो बदलने का काम करती है। नसीमा जी, सबसे पहले तो मैं आपकी कहानी जानना चाहूंगी। जो आपका स्टेटमेंट था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था कि धंधे वाली की बेटी हूँ, धंधे वाली नहीं हूँ। 21 साल आप उस एरिया में रही हैं। सबसे पहले तो मैं वो पूरा इंसिडेंट जानना चाहूंगी आपके बचपन का, कि कैसा रहा आपका बचपन। क्योंकि जैसे आप बोले ना कि मेरा जो एक स्टेटमेंट है, मैं आज भी बोलती हूँ कि जो एक सबसे बड़ी बात यह है ना कि भारत में आज भी सेक्स वर्कर को यही माना जाता है कि जो महिला सेक्स वर्क में है वो गंदी है। और महिला कोई भी आकर अपना परिचय अगर देती है कि मैं रेड लाइट एरिया से आती हूँ, तो पहला दिमाग में लोगों के यही आता है कि जो बोल रही है वो सेक्स वर्कर है। अच्छा। इसीलिए मैं ये बात दावे के साथ बोलती हूँ कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। मैं सेक्स वर्कर नहीं, मैं बेटी हूँ उनकी। अच्छा। तो ये बेटी शब्द, समाज क्या है ना, समाज एक ऐसा सोचता है ना कि बेटी तो सिर्फ महिलाओं की होती है ना, सेक्स वर्कर की नहीं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई सेक्स वर्कर भी तो महिला है। अगर सेक्स वर्कर महिला है तो उनसे पैदा होने वाले बच्चे तो उनके बच्चे होंगे ना। जी बिल्कुल। तो ये जो समाज में एक नई तरह की बात शुरू हुई है, एक बात मैंने छेड़ी है कि आप जब एक महिला को देह व्यापार करने वाली बोलते हैं तो वो एक महिला है, तो वो बच्चा भी पैदा करेगी, तो वो एक जननी भी है। और उनसे पैदा होने वाले सिर्फ लड़कियां ही नहीं होती, लड़के भी होते हैं। लेकिन लड़के बच्चों का कोई काउंटिंग नहीं है। आप देखिए, जब भी सेक्स वर्कर की बात होती है तो या तो गर्ल्स की बात होगी, या विमेन्स की बात होगी, या बुजुर्ग महिला की बात होगी। कभी आपने पुरुष या लड़के बच्चे के बारे में सुना? बात ही नहीं है। वो तो पूरा का पूरा एलियन ही होते हैं यहाँ पे। तो ये जो था कि जब मैं छोटी थी, जब मैं पैदा हुई, तो मेरे घर में मेरी दादियाँ नानियाँ इस प्रोफेशन में थी। मेरी मम्मी नहीं थी। जैसा कि आपको मैंने बताया ना, परंपरा है, बहुएं नहीं आएंगी। तो जब मैं छोटी थी तो स्कूल जाती थी, तो मेरे अब्बा ने जब मेरा नाम लिखाया तो स्कूल में अपना एड्रेस बताने के लिए मना किया। अब्बा ने आपके? हाँ। मैंने बोला क्यों नहीं बताऊं, क्योंकि मेरी बाकी दोस्तें बताती है तो मैं भी तो बताऊं। तो बोले नहीं, आप कुछ और बता देना, मगर आप यहाँ का एड्रेस मत बताना। मैंने बोला ठीक है। फिर जब रात को, एक तो वो झूठ, दूसरा जब रात को पुलिस रेड करती इस इलाके में, जैसे आपको पता ना घेराबंदी करके ना, तो रात को 2 बजे दादी मुझे उठाती, किताब देती और बोलती पढ़। रात के 2 बजे? रात के 2 बजे। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले जो अंदर आएंगे उनको कैसे पता चलेगा कि तू बेटी है, तुझे खरीद के नहीं लाया गया। तो रात को 2 बजे, अब सोचिए 10 साल का बच्चा उठ के किताब पे पढ़ रहा है, तो उसका फिर कितना बड़ा उसके साथ मेंटल हरासमेंट होगा। तो मुझे ये लगता था कि आखिर मेरी गलती क्या है भाई, मैं क्यों ये बताऊं, क्यों झूठ बोलूं, क्यों बताऊं
कि भाई मैं इस गली से नहीं उस गली से आती हूँ, हाँ। और क्यों मैं रात को 2 बजे उठ के करूँ। तो मैं सवाल का जवाब, किसी छोटी थी तो किसी के पास था नहीं, झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ी हुई, क्या माहौल देखने को मिलता था जब आप छोटी थी? जो कि आप फिल्मों में देखते हैं ना, पूरा ये पॉस एरिया होता था, सेक्स वर्कर अपना वर्क करते। तो बिहार में क्या है कि ब्रॉथल बेस्ड है। ब्रॉथल बेस्ड मतलब कि यहाँ एक इलाका है और वहाँ महिलाएं अपने ही घर में बैठ के प्रोफेशन करती हैं, जिसको ब्रॉथल बोलते हैं। एक होता है जो कहीं से दूसरी जगह गई, झूठ बोल के प्रोफेशन में आ गई और काम की और चली गई, वो एक अलग है। तो जो ये बिहार में जो स्थिति है वो ब्रॉथल बेस्ड है। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि बचपन में, जैसे आपने कहा कि आपके घर के लोग इस प्रोफेशन में थे, तो पहले तो आप छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे जब आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी कि नहीं कुछ तो यहाँ पे चल रहा है, तो क्या आपने कभी अपने घर में माँ, दादी, नानी किसी से पूछने की कोशिश की कि ये क्या है? ये तो मैं पूछती थी ना सबसे कि ये क्या है और क्यों है, हम भागते क्यों, पहली बात तो पुलिस से क्यों भागते हैं और ऐसा क्या गलत है। तो जब धीरे धीरे चीजें समझ में आई कि जो ये धंधा है इसको समाज नहीं मानता, क्योंकि समाज सेक्स वर्क को नहीं मानता, जबकि पुराना पेशा है। तो आपको पता होगा कि जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करना शुरू की, तो माइक्रो लेवल प्लानिंग ये सब, वहाँ भी अपना आइडेंटिफिकेशन मैं क्लोज करके रखी थी कि मैं कौन हूँ। बस मैं ये था कि एक सोशल एक्टिविस्ट बस। लेकिन जब यहाँ 2002 में मैं आई छुट्टी लेकर, तो हाँ छुट्टी पे आई थी दादी वगैरह से मिलने, तो यहाँ पे एएसपी दीपिका सूर्य जी आई थी उस समय, तत्कालीन थी वो। और यहाँ पे कुछ ट्रैफिकिंग का केस आया और उन्होंने रेड किया। रेड किया तो ये जो पीछे पूरा एरिया देख रहे हैं ना, ये पूरा इलाका उन्होंने क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने की प्रक्रिया में उन्होंने क्या किया कि लोकल महिलाओं को बुलाया जो प्रोफेशन में थी, उनके बच्चों साथ में, वो लोग घर में तो माँ बाप सब रहेंगे ना, तो वो आए तो उन्होंने कहा कि आप ये पेशा बंद कर दीजिए और जितना बोलिएगा हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। और आप इसको पेशा को छोड़ दिए। तो महिलाओं ने कहा कि आप कब से शुरू करेंगे हमारे लिए रोजगार का काम? पता नहीं। तो उन्होंने बोला 6 महीने। मतलब एक प्रोजेक्ट को शुरू होने में 6 मंथ लगेंगे। तो 6 मंथ अगर आपको लग रहा है 6 मंथ आप मुझे दे दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो जो कथाकथित लोग होते हैं ना समाज में, जो 2 फेस रखते हैं, बाहर कुछ अंदर कुछ, वो उनके लिए बड़ा ये बात था कि कौन बार्गेनिंग कर रहे हो आप मेरे साथ, किसके साथ? आईपीएस के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं, सेक्स वर्कर होके। वो महिलाएं जो बोली ना कि 6 महीना आप हमें भी दे दीजिए, तो उनको लगा कि आप बार्गेनिंग कर रहे हो। अच्छा। तुरंत पुलिस वैन आई, उनको ठूसा और जेल। अच्छा, सारी महिलाओं को? सारी महिलाओं, उसमें 8 साल के बच्चे भी गए थे जेल। तो मुझे लगा कि अगर 8 साल के बच्चे यहाँ जेल जाएंगे तो फिर बदलाव की बात कौन करेगा? अब जेल से आने के बाद, उस समय 16 या 17 के करीब, 16-17 उम्र रही है। तो उस समय वो हुआ कि 2002 की बात है। तो उस समय हुआ कि जब आप 8 साल का बच्चा हमारे इलाके में जेल जा रहा है और मैं भी जेल जा रही हूँ, और मैं मान लीजिए मेरी पढ़ाई है ना, एग्जाम देना है, उस बच्चे का स्कूल में नाम था। अब स्कूल में नाम होने के कारण वो बच्चा क्या करेगा कि जेल से छूट के आने के बाद स्कूल जाएगा, बच्चों के साथ खेलेगा, बोलेगा तुम कहाँ गए थे, तो बोलेगा हम पापा के मंदिर गए थे या पिकनिक मनाने। वो क्या बोलेगा? मैं जेल गया था। सही बात है। तो आप मेन स्ट्रीम से कट गए ना। और वो बच्चा जाएगा ही नहीं कभी स्कूल। तो जब हम स्कूल कभी जाएंगे ही नहीं, तो बदलाव कौन करेगा? कोई नहीं करेगा ना। फिर भारत में हम कहते हैं कि आवर चिल्ड्रन, आवर नेशन, आवर चिल्ड्रन। एक तरफ कहते हैं हम बचपन बचाओ आंदोलन के नारा देते हैं, लेकिन फिर सेक्स वर्कर के बच्चों का बचपन कौन बचाएगा? आखिर वो भी तो ये भारत की नागरिक है ना, वो भी वोट देती हैं, उनका भी अधिकार है, टैक्स भरते हैं, सब कुछ देते हैं। सिवाय इसके कि एक धंधा गंदा है, इसलिए आप उनको पूरी तरह से क्रिमिनल घोषित कर दो, ये तो गलत है ना। ठीक है, ये सारी चीजें आप 16-17 की उम्र में देख रही थी अपने आंखों के सामने। फिर उस, कहते हैं ना कि उस एरिया में जो रह गया एक, क्योंकि आम लोगों की अगर हम धारणा जानने था कि आपने कहा कि ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता, तो लोगों का एक माइंडसेट है, लोगों के दिमाग में ये है कि उस अंधेर नगरी में जो गया, वो चाहे सेक्स वर्कर हो या उनकी बेटी हो, फिर वो उसी धंधे में उतरेंगे, वो उससे बाहर नहीं आएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि कब अंदर का माहौल कैसा मिल रहा था आपको, किस तरीके के माहौल में आप पढ़ रही थी, और कब आपने ठाना कि नहीं इसको बदलना है? तो फिर मैं बताई ना कि वो जब मीटिंग हुआ और वो 8 साल के बच्चा जब गया, तो मुझे लगा कि ये नहीं होगा। अब कारण क्या था जो मुझे लगा कि अगर मैं बोलूं उनको जाके कि आप गलत कर रहे हो, तो वो पहले तो मुझे ठोकेंगे, फिर अंदर करेंगे, और मुझे ठोकेंगे ये किसी को नहीं पता चलेगा कि मुझे कोई ठोक के चला गया। तो मुझे लगा कि बताना पड़ेगा
लोगों को सच, और वो सच क्या है? आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। ये कौन बताएगा? तो मैं बताऊंगी। ये बताने की प्रक्रिया बड़ी कठिन थी हमारे लिए, क्योंकि जो स्टेटमेंट मैं अभी बोल रही हूँ बड़ी धड़ल्ले से और शान से ताल ठोक के और पूरे भारत में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हो। ये बोलने के लिए मुझे बहुत मेंटली प्रिपेयर होना पड़ा। अच्छा, क्यों? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो आप जान ही रहे ना, दुनिया जान ही रहे कि इस इलाके में आने के बाद कोई चारा नहीं, आप बाहर नहीं निकल सकते हो, लेकिन बाहर के इलाके में भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सही बात है। अब दो बात है, उनके हिसाब से जीना है तो पहचान छुपाओ, इनके हिसाब से जीना है तो भी पहचान छुपाओ, दोनों में पहचान छुपा के तो फिर हमारा अपना खुद का जिंदगी क्या है? कुछ भी नहीं ना। तो ये पहचान ना छिपा के पहचान बताने का काम शुरू किया आपने, और वहां से शुरुआत हुई परचम की। परचम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है बिहार की जो सेक्स वर्कर की बेटियों की ऑर्गेनाइजेशन है, और हम अपनी वकालत खुद करते हैं। किसी की हमें ये नहीं कि आप मेरे बारे में बोलो, आप मेरा इंट्रोडक्शन दो, नहीं नहीं, मैं खुद कैपेबल हूँ और मैं सामने वाले को बोल सकती हूँ आप जिससे बात कर रहे हो सेक्स वर्कर की बेटी है। अब आपको अपना दायरा आपको सेट करना है, हमको नहीं कि आपको हमसे बात करना है, बिल्कुल करना है या नहीं करना है। यही प्रक्रिया में जो आप पत्रिका देखे जुगनू हमारा वो हस्तलिखित पत्रिका, तो जब हम लोग कलेक्टर वगैरह से मिलने जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं या मीडिया से मिलते हैं और हम बोलते हैं कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, तो डॉटर तो किसी को सुनाई नहीं देता, सेक्स वर्कर तो अखबार में भी बड़ा बड़ा हेडिंग में लिख दिए थे। अब वो लिखने के कारण क्या होता था कि अखबार में छप जाएगा तो घर में गाली सुनेगी, भाई तुम तो बड़ा नाम करती हो, तुम तो कहती हो कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो तुम्हारा नाम तो अखबार ये छाप रहा है कि तुम धंधे वाली हो। तो इसलिए हमें लगा कि अब अखबार वाले को हम जाके आपको जाके समझाएं, आप मैं कौन हूँ जो आपको बताऊंगी? आप तो पूछेगा आप कौन हो, कैसे बोल दिया आपने, उस समय की बात बता रही हूँ। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना हम खुद से लिखते हैं, तो हम लोगों ने एक हाथ से लिखी हुई किताब बनाई जुगनू। परचम किसने शुरुआत की थी? हम लोगों ने की, आपने की थी, आपके साथ और भी लड़कियां तो हम लोग 16-17 पूरा तो टीम हो लड़कियां गए। कहाँ की थी जो आपके साथ रहती थी? अब वो सब लोग सेटल हो गए हैं अपने परिवार में। तो वो आपके साथ ही उस टाइम रहती थी, उसी एरिया की लड़की हाँ, थी? सब हम लोग आसपास के थे, जैसे अभी अब जूली से बात किए और एक और लड़की से बात, खुशबू, ये सब हम लोग आसपास ही पले बड़े हैं। देखिए, एक होता है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और कंप्रोमाइज कर लेते हैं, एक होता है आप एक्सेप्ट करते हैं मगर कंप्रोमाइज नहीं करते। मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया, मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं हूँ तो हूँ, बेटी हूँ तो हूँ, मेरा घर यही है, मैं यहीं सोती हूँ, यहीं उठती हूँ, यहीं से सारा काम करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसका मतलब तो नहीं कि मैं भारत की नागरिक नहीं हूँ, मुझे जीने का हक नहीं है, ऐसा कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। तो मैं यहाँ हूँ तो हूँ। तो इस ऐसे करके हमने परचम शुरू किया, जुगनू शुरू किया। लेकिन एक जो चैलेंज था, जो समाज में एक्सेप्टेंस, वो मिलना बहुत कठिन था। तो यहाँ पे ये जो पुलिस चौकी जहाँ आप अभी बैठ के बात कर रहे थे, अभी पुलिस पाठशाला में मैं आपको दिखाऊंगी, पुलिस पाठशाला जैसा कुछ नहीं था, ये पुलिस चौकी बंद थी। तो जब ये ओपन हुआ 2022 में, तो उस समय हम लोग बात कर रहे थे कि ये जगह थोड़ा सा हम लोग को दे दीजिए और हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे। तो मुझे लगा कि आज मैं हूँ तो मैं बोल रही हूँ, तो आपको नसीमा के बारे में पता है, कल मैं नहीं रहूँ तो कौन बोलेगा? फिर कोई नहीं बोलेगा। तो एक ऐसा जगह जहाँ पे मैं रहूँ या ना रहूँ, वो काफिला चलता रहे, तो इसलिए इससे बेटर जगह कौन सा था? पुलिस चौकी। तो और हमारे लिए चैलेंज क्या था कि बचपन में मैंने बताया ना कि दादी रात को पुलिस वाले को बताने के लिए कि मैं इस मंडी की बेटी हूँ इसलिए पढ़ रही हूँ, तो पुलिस वाले को भी नहीं पता ना कि इस इलाके में बच्चा पैदा हो रहे हैं, क्योंकि महिलाएं सेक्स वर्क है, तो उनको क्या पता कि किसका बच्चा है ये। अब बाहर तो मेंटेलिटी यही ना कि इस एरिया में रेड डालो, लड़कियां बरामद हुई, उसको रिहेबिलिटेशन के लिए भेजो। 10 लड़कियां अगर रिकवर किया गया, उसमें से 3 लड़कियां मान लीजिए ट्रैफिकिंग की है, फिर भी आपकी कितनी लड़कियां हो गई यहाँ की लोकल? 10 में से 7 बच्चे यही की है, आपने वापस उनको यही भेजा ना। और ये भारत है, भारत में महिलाएं एक रात हवालात में टिका के आ जाए तो क्या वो पवित्र मानी जाती है? नहीं मानी जाती है। तो सेक्स वर्कर की बच्चियां तो ऐसे ही अपवित्र हैं, और जब वो वहां से लौटती हैं तो यहाँ पे भी उनको कोई नहीं पूछेगा, तो फिर उनको वही करना पड़ेगा ना जो आप नहीं करने के लिए मुहिम चला रहे हैं। तो जब पुलिस यहाँ पे अवधेश दीक्षित ASP आए थे उस समय, तो वो जब मुझसे मिले, उन्होंने गूगल वगैरह पे सर्च किया, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर पूछा कि नसीमा जी कौन है, तो मेरे घर आए।
मेरे घर आए तो उन्होंने पूछा, देखा कि कैसे काम कर रहे हैं, तो मैं अपने घर में ही वो सिलाई वाला ग्रुप, ये बच्चों का पढ़ाना, ये सब कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने बोला देखिए आज आप हैं, कल आप नहीं रहेंगे, तो मेरा फिर क्या होगा, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप हमें जगह दे दीजिए। जगह चाहिए। बोला कौन सी जगह? हम बोले वो चौकी के बगल में थोड़ा खाली जगह है ना, हम बस एक्टिविटी करेंगे। और दिवाली के दूसरे दिन हम लोगों ने यहाँ शुरुआत की है, 2023 की दिवाली। दिवाली में हमने शुरू किया क्या कहते हैं 15 बच्चों से। आज हमारे पास 150 बच्चे ये हैं। सारे बच्चे जो आते हैं, ये बच्चे कहाँ के हैं जो यहाँ पढ़ना? पहले तो हमने जो 15 बच्चे शुरू किए वो शुद्ध रूप से हमारे सब इलाके के बच्चे थे, और उसके बाद बच्चे बढ़े भी तो हुए, लेकिन जब ये 25-30 बच्चे हो गए तो हम लोग इस सरकारी स्कूल में एडमिशन कराए, क्योंकि हम लोगों को लगा कि सिर्फ बच्चों को पाठशाला में पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, इनको हम डिग्री दिलाएंगे। तो हुआ कि स्कूल में एडमिशन कराया जाए, तो सरकारी स्कूल हम लोगों ने चुने। यहाँ पास में एक स्कूल है, तो वहां जब 30 बच्चों का एडमिशन कराने गई, 30 में से 5 बच्चे जो कोई कॉन्वेंट में कहीं पढ़ रहे थे, 25 बच्चों का एडमिशन कराने गई, तो वो दलित बस्ती में था। स्कूल की हालत बहुत ही दयनीय थी, तो फिर भी हमने एडमिशन कराया। तो बहुत लोगों ने कहा कहाँ है इस बच्चा लोग को, इस स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होता। बोले बच्चे जाएंगे ना, पढ़ाई होगी। तो वहाँ आसपास के जो बच्चों को लगा ना कि भाई ये कौन सा बच्चा है, इनको तो पुलिस वाले आके एडमिशन करा रहे हैं, और ये तो पुलिस अंकल बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा स्कूल है भाई। तो वो जो बाकी बच्चे उधर आते थे ना दलित समाज के, उनको लगा कि हमको भी जाना है। उनके पेरेंट्स आए, और आज यहाँ पे जो ये 150 बच्चे हैं, जितने बच्चे उनके यूनिफॉर्म में लिखा भी है मुजफ्फरपुर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी देखिए बच्चे जा भी रहे हैं, अभी टाइम हो गया है। तो ये जो पूरे बच्चे हैं ना, 85 बच्चे, 85 या 95 के लगभग हमारे इस इलाके के बच्चे, ऑलमोस्ट बच्चे, बाकी और तो हम इसको अब सिर्फ सेक्स वर्कर के बच्चे का स्कूल नहीं बोलते, हम बोलते हैं वंचित जमात के बच्चों का स्कूल। तो अब क्या हुआ कि पुलिस पाठशाला आने से जो एक स्टिग्मा था ना, एक टिमका लगा हुआ था कि किसका बच्चा तो सेक्स वर्कर का, अब ये सवाल हट गया। अब किसका बच्चा? पुलिस पाठशाला। पुलिस पाठशाला। जो यहाँ पुलिस का नाम आता है तो कोई किसी के बाप का नाम नहीं पूछता है। तो कहानी यहाँ पे बदल गई। में देखते हैं, जैसे भी गंगूबाई रिलीज हुई थी फिल्म हाल ही में, जैसे हमने वहाँ पे एक पूरा किस तरीके से सेक्स वर्कर को पेशे में लाया जाता है, कोई धोखे से लाया, कोई मजबूरी में आई, सबकी अपनी अपनी कहानी है। फिर लास्ट में वो सीन भी आता जब आलिया भट्ट स्कूल में दाखिला कराने ले जाती हैं, तो वहाँ पहले बाप का नाम पूछा जाता है। मतलब आसपास के जो लोग हैं वो शिक्षा का हक दिलाने जाते हैं। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं उसी गंगूबाई की भूमिका में मैं नसीमा खातून को देख रही हूँ कि वो बस उस पेशे में नहीं है, लेकिन बच्चों को अधिकार दिलाने के लिए लड़ रही हैं। शिक्षा का अधिकार हो, समाज में रहने का अधिकार हो, उठने बैठने जॉब करने किसी भी चीज़ का अधिकार हो। तो क्या वाकई में ऐसी चीजें फेस करने को मिलती है कि अगर बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ शिक्षा के अधिकार से उनको वंचित किया जाने के लिए हमारे साथ नहीं पड़ेगा? देखिए जैसे मैंने बताया कि पहचान छुपाने की बात, और दूसरा कि सामने वाले को पता है कि हम इस गली से जाते हैं तो हम यहीं के हैं, तो वो एक जो दुर्भावना है ना कि बच्चे दूसरे बच्चे, वो अच्छे क्लास के बच्चे हैं, हम नीचे क्लास के बच्चे हैं, वो अच्छे माँ के बच्चे हैं, मैं गंदे माँ के बच्चे हूँ। तो ये जो था भेदभाव, जिसके कारण से ड्रॉप आउट था। जो बच्चे हमारे पास 15 बच्चे हम शुरू किए थे, वो स्कूल से ड्रॉप आउट, अच्छा, निकाल दिया गया था। मतलब निकाल नहीं, मतलब वो छोड़ दिए, कहीं ना कहीं कोई दुर्भावना हुआ या बताना पड़ेगा, या वो बार बार पूछेंगे, अच्छा, गाली बकेंगे। अगर मैं जानना चाहूँ कि जब आप स्कूल जाती होंगी, जैसे आपने कहा कि आपके अब्बा ने दाखिला किया, क्या कभी घर पे ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिली जब आपके घर में चीजें चल रही हो तो किसी ने आपको कहा कि नहीं तुमको भी इस धंधे में उतरना है? नहीं, मेरे घर में नहीं, लेकिन हाँ जैसे मैंने बताया मैं 3 बहन थी, तो मेरी मम्मी जब हम लोग छोटे थे तभी हमें छोड़ के चली गई, दूसरा शादी कर लिया उन्होंने किसी और के साथ। तो वो अभी यहाँ नहीं रहती, दूसरे के साथ रहती है। लेकिन दादी के ऊपर हमारी जिम्मेदारी थी, जो मेरी दादी थी उनके ऊपर हमारी जिम्मेदारी थी। तो हम जो 3 बहन थे उसमें 2 बहन की तो शादी हो गई इसी इलाके के लड़कों से। अच्छा, लेकिन इस इलाके के जो लड़के की जो बात करते हैं, तो इस इलाके के लड़के क्या करते हैं? बेसिकली यहीं पे चाय का दुकान कर लिए, पान का दुकान कर लिए, या किसी का, हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि देखिए अभी मैंने बोला ना कि सीधा सीधा जो लड़के वाला वर्ग है वो एलियन है, क्योंकि उसको कहीं ना तो कोई बात करता, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बात करती है, ना कोई सरकार बात करता है, ना कोई पब्लिक बात करता है, ना कोई मीडिया में अभी तक कवरेज हुआ है कि इस सेक्स वर्कर की लड़की बच्चों की क्या स्थिति है। आपने कभी देखा है? आप गूगल पे खोजिए, आपको मिलेगा ही नहीं। गूगल पे खोज लीजिए, नहीं मिलेगा। जो गूगल आजकल अथाह सागर है, वहां भी नहीं मिलेगा आपको।
मैं बार बार कह रही हूँ पूरे भारत को कि आप जब भी कोई जजमेंट ले तो सोच समझ के किसी के बारे में बोले, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी, पूरा फैमिली जुड़ा हुआ है उससे। कभी है दोस्तों कि से नहीं? पहचान छुपाने की नौबत आई या कभी किसी ने आपको ऐसा कहा हो कि शुरू में हाँ, जब मैं 2002 में जब तक ये मुहिम नहीं शुरू की थी, उससे पहले तो मुझे कोई नहीं जानता था, सिर्फ जानता था कि मैं नसीमा हूँ और मैं ये काम करती हूँ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन मैं कहाँ पैदा हुई हूँ, किसकी बेटी हूँ, कहाँ पल पोस के बड़ी हुई, ये कोई नहीं जानता है। तो ऐसे करके जो मैं अभी बता रही थी ना कि बच्चों का, देखिए अब मैं एक रास्ता बनाई, ठीक, और जो मैं देखती आई पहले से कि बाकी लोगों का भी एक रास्ता बनाया, बहुत लोगों ने कोशिश की, मगर वो फलीभूत नहीं हुआ, मतलब वो सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब तक वो बंदा था तब तक वो था, उसके बाद वो खत्म हो गया। तो मुझे अभी भी इस बात की बड़ी चिंता होती है कि मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं रहूं तो दिखे या नहीं रहूं तो नहीं दिखे। नहीं, मुझे नहीं रहने पे दिखना है, मेरी दिली इच्छा है। इसीलिए ये पाठशाला शुरू करने के पीछे यही मकसद था कि ये क्या है, ये भारत सरकार का है, पुलिस हर जगह होगी, चौकी होगा ही होगा, और चौकी के आसपास ये इलाके तो होंगे ही होंगे। अगर यहाँ के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलती है, एक स्पेस मिलता है, तो जैसे अभी आपने बोला ना कि आपने वो गंगूबाई को लड़ते हुए फिल्म में देखा, लेकिन आज आप मुझसे प्रत्यक्ष एक तरफ से मिल रही हैं तो आपको लग रहा है। तो ऐसे बहुत सारी नसीमाएं फिर भारत में देखने को मिलेगी कि डॉक्टर है वो, और जैसे आज आप बोल रही ना कि वो, अब किसी को बोलिए कि भाई डॉक्टर बन गई, अब चलो भाई बोलो तुम कि तुम कहाँ से आई हो, वो पता है क्या बोलेंगे, आप हमसे सब बात पूछ लीजिए, मैं इंट्रोडक्शन नहीं दे सकती अपना रियल। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने पहचान छुपा के ये किया, और पहचान छुपाने की वजह से क्या है कि अगर वो बोलेंगी तो आज तो आप न्यूज बना लेंगे और आप चले जाएंगे, लेकिन उसको तो फिर टॉर्चर झेलना पड़ेगा ना। उसको तो लोग कहेगा अरे तुम तो झूठ बोली थी। मैंने ये चीज बड़ी करीब से फील किया जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में थी, जब मेरे बारे में कोई नहीं जानता था। तो हुआ क्या कि एक दो जिस संस्था में मैं काम करती थी, वहां पे बैंक में जो हमारी बाकी स्टाफ जाते थे, तो बैंक के लोगों ने उनको कहा अरे वो जो लड़की आपके ऑफिस में काम करती है ना, वो अच्छी लड़की नहीं है। तो हमारे स्टाफ ने बोला कि भाई क्या है उस लड़की में, तो नहीं आप लोग उसको चेक करिए, वो लड़की ठीक ठाक नहीं है। तो हमारे स्टाफ मीटिंग में, जो इस ऑर्गेनाइजेशन में थी, वहां पे एक स्टाफ मीटिंग हुआ, तो उन्होंने कहा कि दीदी, हमारी हेड थी महिला, तो उन्होंने कहा दीदी नसीमा के बारे में कंप्लेन आया। तो मैं भी आश्चर्य होंगी कि मैंने ऐसा क्या किया कि बैंक वाले मेरा कंप्लेन कर रहे हैं। तो बोला दीदी तो जानती थी मेरे बारे में, जो सीनियर थे वो जानती थी। तो उन्होंने कहा कि क्या बोला? उसने बोला कि ऐसे ऐसे बोला कि वो लड़की ठीक नहीं है। तो उसने पता है क्या बोला कि आप उससे जाके पूछिएगा कि उसने कहाँ देखा उसको, या आपको कैसे मालूम, आप कैसे जानते हो कि वो गलत है। तो ये सवाल जब जाके उसने किया तो उस आदमी बोला नहीं नहीं कोई बोल रहा था। क्योंकि वो कैसे बोलेगा कि मैं गया था वहां। इतना काम जब आप कर रही थी, दौरान आपकी मुलाकात किसी से हुई? देखिए मेरे पास शादी का मैंने ज्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो इंट्रोडक्शन देती हूँ, जिस दम पे देती हूँ, उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल काम है, और मुझे समाज में ऐसा दिख रहा था। जब मेरे पास बहुत सारे प्रपोजल में एक प्रपोजल वो भी था मेरे हस्बैंड का, तो मैंने उसको सीधा कहा कि तुम आओ, आप पहले आओ हमारे यहाँ और तो मुझे देखो कि क्या काम है। कहाँ देखा पहले? हमको एक मीटिंग में मिले थे, लेकिन मैंने उनको बोला कि आप पहले आओ हमारे गांव, अब इधर टर्न लेंगे हम लोग। ये सारे जो बच्चे हैं, ये क्या वही बच्चे हैं जिनकी बात हम नहीं करते हैं? नहीं, वही बच्चे हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिनके बारे में नसीमा खातून जी कह रही थी कि अक्सर हम देखते हैं कि सेक्स वर्कर की जो ये क्या लिखा बेटियां नंबर, हैं, उनके बारे में बातचीत होती है, लेकिन यहाँ के काजल लड़के से क्या क्या कर लिखा रहे है? हैं उनके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो क्या इन बच्चों को आप पढ़ाएंगी? उसी पाठशाला में पढ़ते हैं ये बच्चे? ये लोग नहीं पढ़ते, ये लोग बहुत बदमाश है। ये देखिए आज छुट्टी लेके बैठा है। डर लगता है दीदी से? डर लगता है? नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, मार खाओगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मार खाएगा, बराबर मार खाएगा। तो फिर मुलाकात पे आप बात उनसे मेरी मुलाकात एक मीटिंग में हुई थी। तो जब उस सामने से जब प्रपोज आया तो मैंने उनको ये कहा कि आप मेरे बारे में नहीं जानते हो, और दूसरी बात कि मैं बिल्कुल इस तरह की सोच की लड़की नहीं हूँ, तो ये सब बात मेरे से आप ना करें, मैं शादी वादी नहीं करने वाली। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसको लगा शायद मैं टाल रही हूँ। मैंने बोला एक काम करो, आप बिहार आओ और मेरे घर आओ, मैं जहाँ क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, ये आके देखो।
तो उस वो समय आप उसी घर में रह रही थी? हाँ अभी भी तो वहीं रहती हूँ। इस एरिया के बारे में अगर मैं जानना हाँ चाहूँ यही तो एरिया पे मेरा घर है। इसी में आपका घर है? हाँ पुराने जो हाँ आपके हाँ घर जहाँ थे। मैं अभी भी रहती तो हूँ। इस एरिया में जितने भी घर हम देख रहे हैं जो ये हम्म। अच्छे बने हुए मिक्स हैं, हो गया इसमें अब तो पहले तो था पहले, ना, हाँ। अब पूरा वो अब डिस्ट्रॉय सिविलियन करके लोग उन्होंने भी, कर नॉर्मल दिया। लोग भी आ हाँ रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने वो जब आया तो मैं नहीं थी यहाँ पे, मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट गई हुई थी एक सर्वे के काम से। तो वो पूरा घुमा एरिया घुमा तो उन्होंने देखा तो उसको पता चला कि ये मेरा घर है। फिर मैं जब तीसरे दिन उससे मिली तो मैंने उससे पूछा कि अब बताओ कि अब तुमने देखा सब कुछ देखा। हाँ जब वो वहाँ आए अब तो किस तरह का सिचुएशन उनको देखने को मिला? मैं बहुत यही पूरा interested एरिया थी। था। यही एरिया था। हाँ पूरा वो एरिया जब था। आपके घर गए तो वहाँ बातचीत हुई होगी आपकी नानी हाँ दादी से? नहीं वो तो दादी से बाद में बात हुई। फिर मैंने उससे पूछा कि आप बताओ अब आपके दिमाग में देख क्या के है। समझ गए वो? तो उन्होंने कहा कि नहीं फिर भी मुझे शादी करना है। मैंने बोला कि लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने बोला कि आप अपने घर में जाके ये बात बताओ, फिर मैं आपके घर वालों से पूछूंगी। मैं शादी से पहले अपने ससुराल गई शादी से पहले, जब मैंने हाँ नहीं बोला था तो। अभी राजस्थान आप जानते हो कि कैसा हाँ। परिवेश है। वहां मैं अपने ससुराल के गांव गई, अपने परिवार से मिली, मतलब ससुराल सास ससुर ननद सबसे मिली, सबको बताया, अपने लिखी हुई किताब उनको दी। सफर नाम की एक किताब है जिसमें मेरी जीवनी है और भी लोगों की मैंने लिखी हुई है। मैंने उनको दिया, अपने ससुर जी को कहा कि इसको पढ़ लीजिएगा और पढ़ के जब आपकी राय बने ना तब मुझे बताइएगा। मुझे हाँ ना वाला जवाब नहीं चाहिए, आप मुझे बस इतना बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। तब उन्होंने वो पढ़ा और उसके एक सप्ताह बाद मेरे पास कॉल आया तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे घर की पुत्र वधू बनती हैं तो हम बहुत धन्य समझेंगे अपने। क्या बात है, क्या बात है, सबसे ज्यादा। उनका यही स्टेटमेंट था। तो मुझे लगा कि भाई इनको लगता समझ में नहीं आया ठीक से। बोला नहीं मुझे सब समझ में आ गया बेटा, मुझे सब समझ में आ गया। उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी ना मैंने हिंदू धर्म से किया ना ही मुस्लिम धर्म से। मैंने वो आप लोग का होता है ना शक्ति गायत्री पीठ से किया चित्रकूट में। और हमारे घर से भी लोग गए थे, उनके घर से भी लोग आए थे। और अभी मेरा एक बेटा है जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है वहीं राजस्थान में, और सब जानते हैं मुझे। आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। उनको पूरा राजस्थान जानता है, पूरा राजस्थान जानता है। अब गूगल पे आप ढूंढेंगे तो मेरे बारे में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो वो सब लोग देखते हैं, सबको पता है। मेरा एफबी पे मेरे ससुराल के सब जुड़े हुए हैं। तो ये तो अब तक हम नसीमा खातून की कहानी सुन रहे थे जो उस अंधेर नगरी से बाहर निकली, परिवार का कोई दबाव नहीं रहा कि आपको इसी धंधे में उतरना है, वहां से बाहर निकली, पढ़ी, लड़ी और लोगों के लिए लड़ रही हैं। लेकिन जो इंसान उस पेशे में है, अगर मैं उनके पर्सपेक्टिव से जानना चाहूँ, क्योंकि 21 साल आपने वहाँ गुजारे हैं, बहुत भली बात चीज, लोगों की सोच से परिचित है, वहाँ के इन्वायरमेंट से आप परिचित हैं। अगर हम ये जानना चाहें कि एक सेक्स वर्कर के लिए समाज के मायने क्या है, समाज को वो किस तरीके, समाज उनको इस तरीके से देख रहा है तो वो समाज को किस नजरिए से देख रही है? समाज को तो वो जो इस कम्युनिटी में महिलाएं हैं ना वो समाज को नहीं देख रही। पता है क्यों नहीं देख रही? क्योंकि उनको पता है कि ये हमें कुछ नहीं देंगे सिवाय गाली के, दुत्कार के और नफरत के और जजमेंट के। जज नहीं करता। अब उनको अपने आप को साबित करने के लिए बहुत सारी बातें बोलनी पड़ती है। सेक्स वर्कर को बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। लेकिन समाज को एक शब्द बोल के चला जाएगा ना, तो वो समाज को नहीं देख रही है। लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या है कि वो महिला अगर चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन उनके पास स्पेस नहीं है। तो यही चीज था कि अगर जो प्रोफेशन में है उनको मुझे निकालना है, तो जो चला गया उसको मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं वापस से उनको फिर से सही जिंदगी या उनके सपनों की जिंदगी तो नहीं दे सकती, लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए तो कुछ किया जा सकता है ना। आपकी जो दादी नानी की जनरेशन है वो चली ना, आपके जनरेशन के जो लोग हैं, बिल्कुल मेरे से आगे जो अब जनरेशन है, जो मैं पुलिस पाठशाला बार बार बोल रही हूँ, जो आने वाला जनरेशन है उसके लिए तो किया जा सकता है ना। जी बिल्कुल। और अगर उसके लिए किया जा सकता है तो बिना डंडा चलाए, बिना ताना दिए, बिना जजमेंट किए हुए, बिना ये तारे हुए कि ये कौन महिला है, किसकी महिला है, कहाँ से आई है, बिना ये सब किए हुए फाइनल हो जाएगा ना कि हाँ ये इसी इलाके में। जैसे आज आप मेरे पास मिलने आई तो आपको पता है ना कि मैं डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर हूँ, लेकिन मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ। कभी ऐसा फेस करने को मिला कि जैसे कि आप, मैंने कहा हर बार मैं ये जिक्र कर रही हूँ कि आप इससे निकल गए, लेकिन कई महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं, आपके माँ बाप ने आप पे दबाव नहीं डाला, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होंगी, क्योंकि ये एक काम ऐसा है ना जिससे उनका घर चल रहा है, उनकी रोजी रोटी चल रही है,
अब तो बहुत सारी बातें हैं कि शराबबंदी बंद हो गई तो उस तरीके से उनका काम नहीं चल रहा है। तो कभी आपको लड़ना पड़ा हो उन महिलाओं से कि नहीं मैं इस बच्ची को पढ़ाना चाहती हूँ, वो आप नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जो अभी भारत में सबसे बड़ी एक क्या गलतफहमी है कि सेक्स वर्कर अपने बच्चे को जबरन लाते हैं, या मैंने बताया कि एक परंपरा है, बात कर रही एक नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा माइंडसेट है नहीं, यहाँ पे एक परंपरा है कि वो आपसे प्रपोज करेंगे आपको कि आपको क्या करना है। अच्छा, अगर वो मैं चॉइस करती हूँ कि मुझे ये नहीं करना तो नहीं करना, फिर उसके बाप की भी हिम्मत नहीं कि उसको कुछ करा ले। ऐसा होता होगा ना कि कभी कोई ना, मान लीजिए कोई आ रहे हैं, कोई बुरे लोग भी आ रहे हैं ना उस जगह पे, कभी बच्ची पे नजर पड़ी हो, कभी गलत तरीके से देखिए वैसे केसेस तो बहुत सारे हैं। मतलब बचपन में जैसे हम लोग घर से निकलते थे, तो जैसे अभी मैं आपसे रोड पे घूम घूम के बात कर रही हूँ, पहले घर के दरवाजे पे नहीं खड़े हो सकते थे। क्यों? क्योंकि वो एक माइंडसेट है ना कि लड़की है और महिला है तो उसी धंधे के लिए, तो इसके लिए वो रोकते हैं, इसके लिए वो कहते हैं कि आप बाहर ना जाओ, आप किसी से बात मत करो। जैसे आप घर के अंदर कोई आया, किसी की नजर बच्चे पे पड़ी, नहीं आते ना, घर के अंदर तक जाते ही नहीं है, जहाँ अलाउ ही नहीं है घर के अंदर तक जाने के लिए। आज आप आई और आप जुली और उनसे बात कर ली, हमारे एक और पुरुष है, लेकिन आपने इसलिए बात किया क्योंकि मैं वहाँ पे थी। मैं तमाम पहलुओं पे और तमाम सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट में जो बसा हुआ है कि अगर माहौल वैसा है तो बच्चों को किस तरीके से रखते होंगे, ताकि आपके इन जवाबों से देखिए माहौल, जो लोग मुझे सुन रहे हैं आपके इस चैनल के माध्यम से, उनको पता है कि माहौल कैसा है, क्योंकि माहौल गंदा करने वाले भी बाहर से आते हैं और माहौल को बनाने वाले भी बाहर से आते हैं। ये महिलाएं तो समझिए जो यहाँ पे बस गए हैं, जो यहाँ पे परंपरागत रह गए हैं, उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। भारत सरकार के पास अभी तक कोई भी ऐसी योजना नहीं है इस इलाके के लिए, सेक्स वर्करों के लिए, जिसमें वो आत्मसम्मान के साथ अपना जिंदगी जी सके। बिल्कुल ऐसी कोई योजना नहीं है। अब बात करते हैं कि अल्टरनेटिव क्या है, तो रिहैबिलिटेशन का हालत तो आप जानते ही हैं कि क्या चल रहा है रिहैबिलिटेशन के नाम पे। और रिहैबिलिटेशन का एक पैकेज होता है, मतलब 6 महीना साल भर आप किसी को रिहैबिलिटेट करिएगा, लेकिन जिंदगी 6 महीना और साल भर की है क्या? बाल सुधार गृह में भेज रहे हैं तो वही चीज है। अब जो महिला बचपन से लेके आज तक प्रताड़ना झेली, उसको आप 6 महीने में ठीक कर दीजिएगा? हो सकता है 1 साल में ठीक कर दे। एक बाप अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा करता है, तो वो डॉक्टर बनाना चाहता है और वो बन जाता है कलाकार, है ना? सही बात है। पाल पोस के 24 साल 25 साल देने के बाद भी ये तय नहीं कर पाते कि आपका बेटा जो आप चाह रहे हैं वही बनेगा क्या। तो आप सोचो कि एक सेक्स वर्कर के बच्चों को या सेक्स वर्कर को आप 6 महीने में कैसे बदलने की बात करते हो? सही बात है, वो तो अपनी जिंदगी वहां गुजार के आ रही है। तो फिर 6 महीना साल भर नहीं ना, तो अल्टरनेटिव क्या? अल्टरनेटिव यही है कि जो ये इलाका है आप यहीं पे सुविधा दो ना, और सब कुछ है, पुलिस चौकी है, हेल्थ सेंटर है, सब कुछ है, लेकिन क्या है, माइंडसेट नहीं अच्छा है। इलाके में अभी भी रेड वेड की अब नहीं है, अब चेंज हो गया सीन। अभी भी काम तो चल रहा होगा अभी भी। हाँ, काम देखिए अल्टरनेटिव नहीं है ना। आप किसी को कहिए कि धंधा गंदा है, आपके पास क्या है अच्छा देने के लिए? अच्छा देने के लिए क्या है? भारत में अभी एक महिला बाल कल्याण मंत्रालय का एक आंकड़ा है, जिसमें तकरीबन पूरे भारत का 28 लाख समथिंग कुछ करके आंकड़ा बताया जा रहा है। अब उतनी महिलाओं की बात करें तो 2004 की बात है, अभी तो कोरोना और शराबबंदी ये तमाम चीजों को लेकर कहेंगे तो बहुत ज्यादा भयावह हो गया। जो आप बोल रहे हैं ना कि वो चौक चौराहे पे भी है, आपके कॉलोनी के बगल में भी है, अब तो पता ही नहीं चलता कौन कहाँ है। तो अब उतनी महिलाओं की ही बात कर लेते हैं, चलिए 28 लाख महिलाओं की बात कर ले, तो हम बोलते हैं कि हम 28 लाख महिला को मैं लेकर आती हूँ, आप मुझे वो जगह बताओ जहाँ पे ये पूरा वो, जहाँ आप कह रहे हो कि उनके लिए बेहतर दुनिया है। ऐसा नहीं है, ये सच है ही नहीं। और ये वो भी महिला जानती है, और जो बोल रहे हैं गंदा वो भी अच्छे से जानते हैं कि उनके जेब में कुछ नहीं है। ना वो जगह देंगे ना काम देंगे, ना जगह मिलेगा, ना बदलाव होगा, और ना ही ये कभी ये टैगलाइन हटेगा, क्योंकि टैगलाइन देने वाले भी तो वही लोग हैं ना, समाज के लोग। अच्छा, अंदर के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जब उनमें बातचीत होती होगी सरकार को लेकर के, राजनीति को लेकर के, समाज को लेकर के, बदलाव को लेकर के, तो कैसी चर्चा होती है? क्या वो सरकार को किस तरीके से देखते हैं? देखिए सरकार को जो एक नजरिया है इस इलाके में, जो सेक्स वर्कर कम्युनिटी को, उनको पता है कि एक तो पहले तो उनको कभी गिना नहीं गया,
है ना। और उनको गिना जाता भी है तो सिर्फ कब जब वोट लेने के वक्त आते अभी हैं। चुनाव का वक्त है, हाँ, तो तो क्या वो नेता आते हैं इस इलाके में प्रचार करने? ऐसे नहीं आते हैं। अच्छा। हम उनसे बहुत सारे लोग बात करते हैं जो अलग अलग पार्टी से कि नसीमा जी आप मीटिंग करा दिया। बोले देखिए मैं कभी ये काम की अच्छा। नहीं, हाँ। मैं कोई मीटिंग नहीं करा सकती। आप एक काम करिए और लोगों को भी बड़ा अच्छा लगेगा कि आप आइए और डोर टू डोर जाइए। जैसे आम लोगों के घर जाते हाँ, हैं। डोर टू डोर जाइए और उनसे बात करिए। नहीं, वो ऐसे नहीं कर सकते, वो करते ही नहीं। हम आज तक कभी किसी को देखे नहीं ऐसा करते। वो किसके साथ सही आएंगे? बात है। जो एक वहाँ पे एक नेता बन गया है उसको लेंगे साथ में और उनके साथ घूमेंगे। अच्छा। तो अब इसमें नुकसान तो नेता का ही है ना। अब मान लीजिए मुझसे 10 लोग खुश हैं तो आपको वेलकम करेंगे। मुझसे 10 लोग नाराज हैं, वो आपसे नफरत करेंगे। तो आपका तो 10 वोट आया तो 10 वोट कट भी गया ना। तो मैं उनको यही कहती हूँ, जो भी लोग मुझसे बात करते हैं कि देखिए मेरे चक्कर में मत पड़िए, मैं वैसे ही बहुत बदनाम हूँ, आप स्वतः आके वोट मांग लीजिए। तो क्या ये समाज की जो महिलाएं हैं वो जाती हैं वहाँ वोट करने? हाँ बिल्कुल, वोट करती हैं। बिल्कुल। किस आधार पे वो सरकार चुनती होंगी? क्योंकि उनके लिए तो सरकार की तरफ से ना कोई योजना है, ना कोई फैसिलिटीज है, समाज से भी वंचित है, वो लाभ पूरा से भी ऑल ओवर वंचित है, देखती हैं, लाभ से भी वो वंचित ऑल है ओवर देखती हैं कि क्या बेनिफिट हुआ है पूरे लोगों को। पूरे लोग। ऑल ओवर देखती हैं, वो अपने आप को गिनती ही नहीं है। सबसे तो बड़ी वो समाज के बारे में सोच रही हो? समाज के बारे में जो समाज उसको नहीं उनका- सोचा, जो नहीं सोच हाँ रहा है। उसको नहीं सोचा। अब जैसे हम बोल देंगे कि ये पार्टी है तो वो बोलेंगे ये पार्टी बढ़िया काम कर ले। अब बढ़िया उनके काम लिए कुछ किया, नहीं हुआ है उनके काम। लिए कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो कह रही है कि बढ़िया काम किया है, इसी को देना तो इसी को देना। इस समाज के बारे में सुन करके सोचे, हाँ ऐसा। वो कभी ये नहीं की कि नहीं अब जैसे मेरी दादी लोग थी तो वो लोग पुराने समय के तो ना हम लोग एकरे दे भाई, पर इन्हीं को देंगे। अच्छा। और बोल दी तो देना ही है। क्या बात तो ये कमिटमेंट एक बहुत मजबूत तो है। जो नेता इस समाज के बारे में सोचते नहीं है, उनका वोट पड़ता है तो उनको वोटों से परहेज नहीं है, वोट अब लेने देखिए के लिए चले नहीं जाते हैं। बिल्कुल नहीं। अब देखिए अब इलेक्शन आएगा, अभी सब आएंगे, सब बात करेंगे, है ना। लेकिन क्या इलेक्शन बातें करके जाते हैं? नहीं, सभी बात करेंगे ना, आएंगे तो सभी बात करेंगे कि हम आपके समाज की बात करेंगे, ये वादा करेंगे, वादा वो कुछ करके करेंगे। गए हैं? अभी तक तो कोई नहीं आया उस तरह से, कोई नहीं। अच्छा, नसीमा खातून क्या कभी चुनावी मैदान में उतरेंगी? अभी तो नहीं, इतना मैं अच्छा अभी बातचीत की कभी आपने? कभी कोशिश किया? अभी फिलहाल तो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब थोड़ा सा एज हो जाएगा ना, तब करेंगे। हाँ, ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अभी आप वहां से निकल करके यहाँ तक पहुंची हैं कि बदलाव आपने काफी कुछ कर दिया, लोगों का माइंडसेट बदला आपने। ना सिर्फ यहाँ बल्कि जो लोग आपको सुन रहे होंगे उनकी भी जो एक माइंडसेट है, एक मानसिकता है, वो काफी हद तक बदलेगी। लेकिन अगर इस वर्ग से, इस रेड लाइट एरिया से कोई लड़की यहाँ पहुँच सकती है, लेकिन अगर वो अपनी भागीदारी वहाँ भी दर्ज कराती है स्टेज पे, मंचों से, तो मुझे लगता है कि उनकी जो आवाज़ है जितनी बुलंदी से उस एरिया में रह कर आई लड़की उठाएगी, वो नेता और वो सरकार है। बिल्कुल। हम जैसे अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जेपी मूवमेंट हुआ था। जयप्रकाश नारायण का एक वाक्य है कि जिसकी लड़ाई उसका नेतृत्व हो। सही बात। तो वो बात मैं आज भी सभी मंच से बोलती हूँ कि अगर लड़ाई मेरी है तो नेतृत्व भी मैं ही करूंगी। अब ये अलग बात है कि अब वो पार्टी में होगा कि नहीं होगा, इंडिविजुअल होगा। कि पार्टी में आने के बाद चैलेंज क्या है कि एक पार्टी का टैग लग जाएगा। तो जैसे मैंने भी बोली ना, एक नेता अगर एक व्यक्ति के साथ जाता तो 10 लोगों का उसका अपना वोट हो जाएगा, 10 लोग जो उससे नहीं मानता वो कट जाएगा। मैं उस खेमे में नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरा वो खेमा है ही नहीं। मैं किसी पार्टी की नहीं, मैं अपने समाज की वकालत करने के लिए बनी हूँ। वकालत करने के लिए आपको वहां तो जाना पड़ेगा ना, कैसे जाएंगे? उनके पास, नेता के पास जाने की क्या जरूरत? नेता तो मेरे पास आएंगे ना। हाँ। नेता को क्या चाहिए? देखिए नेता बड़ा कैसे बना? वोट से। वोट किसके पास है? जनता के पास। जनता के पास। तो मैं कहाँ खड़ी हूँ? जनता में। के। तो जब मैं जनता में हूँ तो पावरफुल हम हुए ना। लेकिन मुझे लगता है कि इस वर्ग के बारे में कोई नेता ना बात करे ना ऐसा सोच रहे हैं, तो क्या आप इंतजार करेंगी? नहीं, इनिशिएट लेंगी आप? हम तो इनिशिएट ले रहे हैं ना। हम कभी किसी नेता का, सरकार का इंतजार किए ही नहीं है। मैं की ही नहीं हूँ। क्यों नहीं की हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि वो भी एक वही सोच लेकर समाज में जी रहे हैं जो समाज पहले से बताता आया बाकी है। लोग बहुत कम लोग हैं। जैसे आपने बोला ना कि नसीमा के अलावा दूसरी नसीमा है क्या, उसी तरह से समाज में दूसरा और कोई नहीं है जो मेरे साथ खड़ा हो जाए। इस एरिया में कोई दूसरी नसीमा है क्या जो सोचती हूँ कि आपने ये किया तो मैं अब अभी देखिए, अभी इंशाल्लाह मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मुझे पता है कि वो वक्त आने पे वो भी नसीमा आ जाएगी, लोगों के सामने आएगी तो जरूर। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर चीज आवाज करे, अगर खामोशी भी है तो वो भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है।
अब हर चीज आवाज मेरे पास 50 लोग, अब नेता लोग के पीछे देखिए 50,000 गांधी लोग के बोल पहले रहे की हैं। जो शांति हाँ, है कहीं ना 50,000 लोग बोलते हैं, नेता लोग के पीछे जाइए, रैली आया 50,000 लोग बोल रहे हैं, और 2 मिनट नेता चले जाए, फिर उसका पूछिए 50,000 में कौन कौन था यहाँ पे, कोई नहीं बोलेगा हम नहीं जानते, हम तो थे नहीं। तो वो भीड़ नहीं चाहिए हमें। हमें वो चाहिए जो बदलाव सुनिश्चित हो। मैंने कहा ना, मैं नहीं रहूं तो क्या वाली बात है। तो अभी मौजूदा सरकार की अगर हम बात करें, या फिर जो लोग अभी ये दावा कर रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो कुछ करेंगे, क्या लगता है कि कोई ऐसा नेता है बिहार में, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा नेतृत्व, कोई ऐसा चेहरा जो अगर सत्ता में आते हैं तो इन वर्गों के बारे में बात करेगा, जो वर्ग वंचित है हर लाभ से, समाज से, हर चीज से, हर खुशी? देखिए, हम किसी चेहरे की बात तो अभी नहीं करेंगे, क्योंकि कभी ऐसा कोई चेहरा दिखा ही नहीं। ये तो काम पे डिपेंड करेगा। और वर्तमान सरकार जो है, उन्होंने पर्टिकुलर इस इलाके को लेकर कुछ अभी तक तो उस तरह से किया नहीं है। ये जो भी है, ये इनिशिएटिव है, ये एक व्यक्ति विशेष का इंटरेस्ट है जो कि लोग कर रहे हैं। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि वर्तमान सरकार ने उस पहल में अपना नाक नहीं हटाया, सहूलियत बढ़ती है, बस इतना कह सकती हूँ। और वर्तमान में आने वाला व्यक्ति क्या करेगा, ये वर्तमान पे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें नहीं इसमें जाना, क्योंकि हमको पता है कि पॉलिटिक्स ने कभी भी इस इलाके को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जहां भी हमारे इलाके के बहुत सारे लोग जिस पार्टी में गए, नेता बने, आज उनको एक अच्छा ओहदा तक नहीं लेके गए। सही बात। अभी हमारे इलाके में 2-3 ऐसे लोग हैं जो अच्छे लड़के अच्छे ओहदे पे हैं पॉलिटिक्स में। अच्छा, वो है मतलब हाँ, है राजनीति में, लेकिन अच्छे ओहदे पे नहीं गए। अच्छा। और उसको मैं बोलती हूँ कि तुम करो, मैं चाहती हूँ कि तुम बढ़ो आगे। बिल्कुल। हर काम नसीमा करे जरूरी नहीं है ना, लेकिन जो इसको कर सकता है करो ना। लेकिन चैलेंज क्या है? पहचान। वो पहचान छुपा रहे हैं वहां भी। पहचान छुपाएंगे तो लोग सब जयकारा लगाएंगे, जैसे पहचान बताएंगे भाग जाएंगे। तो ये समाज की सोच है, जो आज भी लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जा रहे हैं। यहाँ से बाहर निकल के लोग इस अंधेर नगरी से बाहर निकल करके एक उम्मीद की रोशनी जगा रहे हैं, लेकिन जो समाज की सोच है वो बदलने में कहीं ना कहीं नाकामयाब है। ये वो वर्ग है जिसकी बात ना ये समाज करता है, ना ही इस वर्ग की बात कोई नेता करता है, ना सरकार करता है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीमा जी आपका हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थी नसीमा खातून हमारे साथ, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इस इलाके के बारे में उन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया, इस पेशे के बारे में काफ़ी कुछ बताया, उस समाज के वर्ग की महिलाओं के बारे में बताया, उन बच्चों के बारे में बताया जो बच्चे और जिस महिलाओं को एक टैग दे दिया गया है सेक्स वर्कर के नाम से। एक मेंटालिटी लोगों में हो गई है और ये कह दिया गया है कि ये सेक्स वर्कर हैं तो समाज में अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता। सेक्स वर्कर हैं, उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चों की गिनती नहीं होती है, और अगर गिनती होती है तो इसी में गिनती होती है कि ये जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी धंधे में होंगे। लेकिन वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग है। बच्चे आगे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके भी आंखों में एक सपना है। जो आम इंसान के बच्चे एक सपना अपनी आंखों में संजोए हैं, उनकी आंखों में वही सपना है। देखना होगा कि सरकार आखिर इन वर्गों के बारे में कब बात करती है, इनकी हिस्सेदारी समाज में कब बढ़ती है। कैमरा पर्सन लावण्य अग्रवाल के साथ हर्षिता सिंह, बिहार।